बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप लोग चैट में दोबारा अपनी नेट स्मार्ट कर लीजिए। सब लोग जैसे-जैसे आप ज्वाइन कर रहे हैं, चैट में दोबारा अपनी नेट स्मार्ट कर लें, वो रिकॉर्ड रहेगा। आपने ज्वाइन किया है दोबारा। ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक है फर्दर पॉलिटिकल कंस्टिट्यूशन। ये टॉपिक आपके हर चैप्टर में मौजूद है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांसेस तो नहीं होते हैं, चूँकि ये बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है और हर एडिशन में ये मुख्तलिफ है। लेकिन इसके अंदर बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें मौजूद होती हैं और मुझे इसको देख के नज़र आ रही है, मेरा ख्याल था कि उसने बहुत कम लिखा है। वो जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो सारी बातें इसने यहाँ पे दी हुई हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे पहले वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा चूँकि मेरे सामने वो पेज नहीं था। ये कोलोब्लास्ट भी और कॉमरोज़ ये इसने दी हुई हैं, जो अगले पेज पे थी, वो उस पेज पे नज़र नहीं आई। कॉमरोज़ और उसकी वज़ाहत हो चुकी हुई है, कोलोब्लास्ट की वज़ाहत हो चुकी हुई है। यहाँ पे इसने फीडिंग का ज़िक्र किया है, सॉरी ये टॉपिक याद रखिएगा, हम कॉमजेलिस के हवाले से पढ़ रहे हैं फिलहाल। फीडिंग इनकी फीडिंग का अमल कम बेश वैसा ही है जैसा कि इससे पहले हम डिटेलिंग में पढ़ चुके हुए। इनमें भी टेंटिकल्स मौजूद हैं, इनमें भी माउथ मौजूद है और उसमें भी कैनाल्स मौजूद होती हैं जहाँ पे वो फूड जाती है और माउथ के ज़रिए अपने फालतू मादों को खारिज करते हैं। ये तस्वीर दोबारा देखनी पड़ेगी हमें, जो भी हम बैक पेज पे देख चुके हुए हैं। लुक एट हियर, इसमें यहाँ पे माउथ शो किया गया है। इसमें इसके पीछे गट है पूरी फेरिंक्स और ये गैस्ट्रोस कैविटी है। यहाँ पे एनल पोर भी दिखाया हुआ है। बज़ाहिर लग रहा है कि ये एनस है, लेकिन इट इज़ नॉन फंक्शनल। जो चीज़ें दाखिल होती है माउथ से, वो फालतू मादे भी यहीं से ही निकलते हैं। ये इसकी एनस नॉन फंक्शनल है। बज़ाहिर ये एनस है एनल पोर के नाम से, लेकिन इट इज़ नॉन फंक्शनल चूँकि यहाँ से रेस्ट वेस्ट बाहर नहीं निकलते हैं, बल्कि वो माउथ से ही बाहर निकलते हैं। यानी प्रैक्टिकली इनका सिस्टम भी इनकम्प्लीट है और सैक टाइप सिस्टम कहलाता है। ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स एक्स्ट्रा कैनाल्स हैं, जैसा कि कुछ कैनाल उसके अंदर भी मौजूद थी अदर ग्रुप्स के अंदर। इसके मुझे याद आ रहा है कि इस बुक में या किसी और बुक में इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी होगी। ये एक मिनट, ये जी बिल्कुल क्लासिफिकेशन भी है। ये भी नज़र मार लीजिए इसके ऊपर। ये 2 क्लासेस के लिए मैं फाइलम टिनोफोरा के कैरेक्टर डिस्कस हो चुके हुए। इसकी 2 क्लासेस हैं, क्लास टेंटिकुलेटा और क्लास न्यूडा। न्यूडा नेक्ड को कहते हैं। ये वो है जिसके जिसमें विदाउट टेंटिकल्स हैं, बॉडी फ्लैटेंड होती है और हाईली ब्रांच वेस्टर्न कैविटी होती है। जीरो एग्जांपल है इसकी। और टेंटिकुलेटस में टेंटिकल मौजूद होते हैं और उनके साथ शीथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और उन शीथ के अंदर टेंटिकल्स भी डायरेक्ट वापस आ सकते हैं। प्लीरोब्रैंकिया ज़्यादा मशहूर जेलीफिश है ये वाली। और ज़्यादा जेलीफिशेस, सॉरी, ज़्यादा कॉम जेलीज, जो कॉमन कॉम जेलीज है इनका, वो इसी ग्रुप से बिलोंग करती है। ये थी जी इसकी क्लासिफिकेशन और करैक्टर्स मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई और दिखने आ गया जी, ये एक रिप्रोडक्शन के हवाले से जो प्लीरोब्रोंकिया है, ये बोनोशियस है और ऐसे ही बाकी सारे के सारे टिनोफोर भी बोनोशियस है। मेल फीमेल सेपरेट होते हैं। स्पर्म एग उनके अपने जाइगोट, जाइगोट से लार्वा और लार्वा से दोबारा अडल्ट बन जाता है। चूँकि इनमें सिर्फ यही एक ही स्टेज है, इनमें वो पॉलिप और मेडुसा का चक्कर नहीं है, खाली जेलीफिश लाइक कॉम जेलीज कॉमन है। ये है जी ऑल अबाउट। जी, अब हम अगले आखिरी टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, फर्दर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये टॉपिक चूँकि हर चैप्टर में मौजूद है, एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें हर एडिशन के अंदर चेंजेस आपको आती नजर आएंगी। चूँकि आप इस वक्त 5 को देख रहे हैं, एक बार चौथे को भी देख लीजिएगा, दोनों में फ़र्क हो सकता है। अब चूँकि ये चीज़ें आप बेसिक्स में पढ़ चुके हैं, ये एवोल्यूशन लाइन है। जो कैरेक्टर यहाँ दिया गया हुआ है, ये इसकी सिम्प्लिजियोमॉर्फी है और इससे ऑनवर्ड जो बाकी हैं वो सिनेपोमॉर्फी हैं। अगर हम यहाँ से ऑनवर्ड स्टडी कर रहे हो तो ये सिम्प्लिजियोमॉर्फी बन जाएगी और बाकी सिनेपोमॉर्फी यहाँ पे इसने डायरेक्ट कैरेक्टर्स नहीं दिए हुए। एनी हाउ, कैरेक्टर्स जो कि डिस्कस हो चुके हुए हैं, मैं सिर्फ ग्रुप्स के नाम बता देता हूँ। इसके मुताबिक हाईली एडवांस ग्रुप एंथोजोआ यानी सी एन मोन्जर कोरल्स का है। उसके पीछे जेलीफिशेस और कॉम जेलीज, जेलीफिशेस और क्यूबोजोआ, ये दोनों इंटररिलेटेड हैं, जैसा कि यहाँ पे ये दोनों एक जगह बाइफरकेटिंग हो रही है। इसके अलावा जी पहला जी टेट्राहेलाइन हाइड्रोजोआ और अदर हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ बाजार एक क्लास है, लेकिन यहाँ भी इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों को सेपरेट किया गया और किस बेस पे, जिसमें पॉलिप्स नहीं है वो इसमें, जिसमें पॉलिप प्रेजेंट है वो इसमें। पॉलिप अगर नहीं है तो वो ये वाले हैं, अगर पॉलिप प्रेजेंट है तो फिर वो ये वाले हैं।
इसने चूंकि सिर्फ 2 ये कैरेक्टर दिए हैं, यहाँ से ऑनवर्ड जो मेन कैरेक्टर है ये इनका जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है वो गोरेड्स का एंडोडर्मल ओरिजिन का होना है, और सेप्टा जो डिवाइड करते हैं गैस्ट्रोवेसिक कैरेक्टर को, ये 2 कैरेक्टर्स इनके कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे इसने इनके अपने सेपरेट कैरेक्टर मीडुसा क्यूबाइडल, ये क्यूबोजो का कैरेक्टर है। बर्डिंग इन पॉलिप का इनके साइफोजोन में होता है। बड़े सा स्टेज का लॉस हो जाना एंथोजोआ का कैरेक्टर है। प्रोपेलियम का वैसे दोनों, इन दोनों का कैरेक्टर कॉमन कैरेक्टर है। बहरहाल ये हैं जी ऑल अबाउट फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसीडरेशंस। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, बाकी इसको आपने खुद पढ़ना है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे लिहाज से मेरे मुताबिक हो। ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए मोटा सा। One thing that nearly everyone agrees upon, however, is that the porifera are evolutionary dead ends. इसका मतलब है पोरीफ्रा यानी स्पॉन्जेस से आगे किसी चीज का एवोल्यूशन नहीं हुआ। स्पॉन्जेस से अदर एनिमल्स का एवोल्यूशन, या यूं कह लीजिए स्पॉन्जेस एवोल्यूशन की एक आउटशूट को शो करते हैं, एक साइड ब्रांच है जिससे फर्दर आगे अदर एनिमल्स का एवोल्यूशन नहीं हुआ है। बल ये था जी एक अदर स्टेटमेंट जो इसके अंदर है। यहाँ पे एक लफ्ज और है, ये लफ्ज आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 16 में, डाइफाइलेटिक। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ डाइफाइलेटिक एवोल्यूशनरी ओरिजिन शो कर रहे हैं, और कुछ के मुताबिक पॉलीफाइलेटिक, लेकिन मेजॉरिटी के मुताबिक मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। इसमें यहाँ पे कुछ और थ्योरीज दी गई हैं जो कि मैं पहले कह चुका हूँ कि बहुत कम चांस है कि कोई पेपर सेटर इसको शामिल करे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए एनिमल के ओरिजिन के रेफरेंस से जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर सिंसिशियल हाइपोथेसिस स्टडी हुआ था, और कॉलन हाइपोथेसिस जो वॉलवॉक्स है, यहाँ पे वॉलवॉक्स आपके सामने नाम नजर आ रहे हैं, ये कॉलन हाइपोथेसिस के अंदर आता है कि पहले जो जानदार थे फ्लैजिलेटेड थे, और फिर वो कॉलोनी बनी और वॉलवॉक्स लाइक कॉलोनीज, और इस तरह से आगे एवोल्यूशन हुआ। ये एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसने ये वाला एवोल्यूशन जो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया है डायग्राम के अंदर, उसको ये जो हाइड्रोजोआ क्लास है उसके अंदर 2 मुख्तलिफ लाइन्स हैं, एक वो जिनमें पॉलिप है और एक वो जिनमें पॉलिप नहीं है। ये मैंने पॉइंट अभी वहाँ पर डिस्कस किया। ऐसे साइफोजोआ क्यूबोजोआ का जो ताल्लुक है जो डायग्राम में डिस्कस किया गया वो उसने यहाँ पर डिस्कस किया होगा। पर इसके साथ ही जी आखिरी पैराग्राफ भी है, इसमें बायोसिमेट्री जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टीलोफोरा की बायोसिमेट्री को मैंने भी अभी आपके सामने से पहले टॉपिक में डिस्कस कर दिया था। इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर एंड हो गया है। चैप्टर का नाम था मल्टीसेल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक टॉपिक है आपकी बुक के मुताबिक, इसमें सिर्फ चंद एक चीज़ है। टॉपिक आपकी बुक ने हेडिंग दिया है जी ये वाइल्ड लाइफ अलर्ट के नाम से, ये कोरलीज। ये भी चेक कर लीजिए कि सेमेस्टर एडिशन 4 में भी ये कोरलीज वाला टॉपिक यहीं पे है कि नहीं है, क्योंकि होना यहीं पे चाहिए था इसको। तस्वीर को बहुत गौर से देखना है, और ये भी सुन लीजिए कि आपको मैप्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैप का असूल है ऊपर नॉर्थ होता है हमेशा, नीचे साउथ होता है, राइट साइड पे ईस्ट होता है, और इस साइड के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर वेस्ट होता है। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शो नहीं की हुई है इस जगह पे। ये यहाँ पे 30N लिखा है, यहाँ पे 30S लिखा है, इनके एग्जैक्ट सेंटर जहाँ मैंने पॉइंटर रखा है यहाँ पे 0 डिग्री है। ये लैटिट्यूड से कितने लोग हैं जो लैटिट्यूड के नाम से वाकिफ हैं? डू यू नो व्हाट इज द लैटिट्यूड? डू यू नो समथिंग अबाउट लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स? 440। अल्लाह के बंदो, आप क्यों बाज नहीं आते हैं उल्टे सीधे काम करने से? ये आपने फिर वही काम किया, मैं आपको इससे पहले वार्निंग दे चुका हूँ। 440 सर वो मैं सेव कर रही हूँ। आपको मैंने मेरी बुक पे नहीं है बेटा, मैं आपको पहले भी एक बार वार्निंग दे चुका हूँ कि जरा चीज़ों का ध्यान रखा करें। आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, एनोटेशन दोनों क्या करें का मसला। मुझे तब जब आपने कहा था मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही थी, तब तो वो सिग्नल इशू आई थी जी। दोबारा याद रखिएगा, इक्वेटर, ये सवाल जो मैंने पूछा मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जी किसी ने भी, कोई बच्चा भी सर नहीं। तूलबल्ब को कहते हैं, लैटिट्यूड तूलबल्ब को कहते हैं और लॉन्गिट्यूड अर्सबल्ब को। बेटा आपने उल्टा कर दिया था। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन मैप। जी, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं, और जो ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो जो यहाँ शो नहीं किए वो लॉन्गिट्यूड होते हैं।
यहाँ पे इस जगह पे 0 डिग्री है लैटिट्यूड, उसको इक्वेटर कहते हैं। अब दोबारा देखिएगा, इक्वेटर से ऊपर नीचे यहाँ पे इस तस्वीर के मुताबिक 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के दरमियान में जो जगह है, ये गर्म समुद्र है, ये गर्म इलाका है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है। दोबारा सुन लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक मैं इशारा कर रहा हूँ, यहाँ तक ट्रॉपिकल है और उसके जो बाहर वाला है वो सब ट्रॉपिकल है। ये दोनों मिलकर यहाँ से यहाँ तक ये दुनिया का गर्म इलाका है और गर्म समुद्र पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ गर्म समुद्र है, चेक कीजिएगा, दुनिया में बर्रे आज़मों के साथ और कुछ गर्म समुद्र के अंदर ऑरेंज कलर के अंदर, चूंकि ये तस्वीर कलर है, आपको कोरल रीफ्स नजर आ रहे हैं। ये कोरल रीफ की लोकेशन दिखाई है इसने। बहरहाल ये है जी कोरल रीफ, जो कि दुनिया के बहुत बड़े इलाके। इस तस्वीर में, इस मैप में कुछ गलतियां भी हैं, इस मैप में कुछ मिस्टेक्स भी हैं, लेकिन मैं फिलहाल उस मिस्टेक की तरफ नहीं जा रहा हूँ। इसके मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ ये है। मैं पहले कह चुका हूँ कि आपकी बुक में जो तस्वीर बनी हुई है ये वाली, हर तस्वीर बनने से मिस्टेक हो सकती है। अभी जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे या कहीं और आगे देखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी इसमें। अभी मैं जो है कोरल्स की टाइप्स को बयान नहीं कर रहा, सिर्फ ये बयान कर रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है। ज्यादातर कोरल रीफ्स बर्रे आज़मों के बिल्कुल करीब है। ये बर्रे आज़म है ग्रीन कलर में, और जो ये लाइट ऑरेंज कलर है ये यहाँ पे कोरल रीफ है। बर्रे आज़म ये है, उसके आसपास कोरल रीफ है। इसलिए कि ये कोरल रीफ ऐसे हैं जो समुद्र के अंदर है, इसके पास कोई बर्रे आज़म मौजूद नहीं। एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन। यहाँ असल में मैं जो वजाहत कर देता हूँ उसकी, इसने जो डायग्राम ड्रा की हुई है, इट इज नॉट टू द स्केल। इसने उसको ज्यादा प्रोमिनेंट कर दिया है। इतने बड़े नहीं होते कोरल रीफ, इससे बहुत छोटे होते हैं साइज में। इसकी वजाहत सेपरेट करनी पड़ेगी मुझे। अगर टॉपिक हमारा यहाँ तक बेसिक। अब ये क्यों गर्म समुद्र में पाए जाते हैं? गर्म समुद्रों में जहाँ पे टेम्परेचर बड़ा मुनासिब होता है ग्रोथ के लिए, इनकी तादाद ज्यादा थी। जैसे जैसे आप इसे आगे जाएंगे यहाँ भी होंगे, लेकिन बहुत कम कम होंगे। और जहाँ पे ठंडा समुद्र होगा, ये ठंडा समुद्र है जहाँ पे मैं इशारा कर रहा हूँ, यहाँ पे इनके पाए जाने के कतई कोई चांस नहीं है। और ऐसे ये जहाँ पे मैं अब पॉइंटर से इशारा कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इनके पाए जाने के कोई चांसेस नहीं है। ये ठंडे पानी में नहीं रहते, इनको साफ पानी चाहिए होता है और मुनासिब हद तक गर्म 20, 25, 30 डिग्री सी जहाँ पे टेम्परेचर हो, उस टेम्परेचर को ये पसंद करते हैं। ये था जी उसके हवाले से। अब अगरचे मैं कोरल रीफ्स की टाइप्स को अलग से एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे मुझे सिर्फ अभी आपको आपकी बुक ने जिस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, ये जगह है, ये वाला पैराग्राफ है। नाम चेक कर लीजिएगा। ये है जी बहुत बड़ा पूरा लंबा सा, ग्रेट बैरियर रीफ मैरीन पार्क अथॉरिटी, ग्रेट बैरियर GBRMPA। ये ऑस्ट्रेलिया है। ये इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। बैरियर रीफ कोरल रीफ है, लेकिन उसकी टाइप है बैरियर रीफ है। ये बैरियर क्या होता है, ये वजाहत अलग चीज है। और यहाँ पे एक और चेक कीजिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ मैरीन पार्क, और ये भी ऑस्ट्रेलिया के साल के साथ है। इसमें 2900 रीफ फॉर्मेशन, यानी छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं जिनको ये अथॉरिटी अरेंज करती है। ये एक एग्जाम्पल है कि एक मुल्क किस तरह से एक बैरियर रीफ को पार्क की शक्ल देके उससे दोनों फायदे हासिल कर रहा है, रिक्रिएशन तफरीह के लिए भी, और यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च भी हो रही है और साइंटिस्ट काम भी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क और जो स्टडी का वर्क है, ठीक है, काफ़ी हद तक दुनिया के साथ मैच कर रहे हैं। उनके पास जो कि फैसिलिटीज़ बहुत सी हैं जिसमें, या आपने हैंड रेज की, आप कुछ कहना चाह रही है? No, sir, by mistake हो गया. चलें जी, ये आज के लिए हमारे लेक्चर का चूँकि टाइम ख़त्म हो रहा है, अब अगली क्लास का टाइम शुरू होने वाला है। पहले ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन कोरल रीफ्स को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा सेपरेट एक टॉपिक की शक्ल में, वो सिर्फ जनरल नॉलेज के हवाले से होगा। और सर जी सर 441 की अटेंडेंस हो गई है। 441 आप पहले ग्रुप की बात कर रही हैं, सेकंड की बात कर रही हैं? क्योंकि 2 लेक्चर सर में सेकंड में आपने चैट में अटेंडेंस मार्क कर दिया कि नहीं कर दी? नो आपने सर। चैट में क्यों नहीं किया? आपकी मिस्टेक है बेटा, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। इस वक्त पहले में ज्यादा बच्चे थे, इस वक्त 37 स्टूडेंट मौजूद हैं सिर्फ, और चैट में आपकी अटेंडेंस मौजूद होनी चाहिए। आपकी चैट में 37 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मौजूद होनी चाहिए, ठीक है?
मेजॉरिटी बच्चे तो मौजूद हैं, तो पहले भी थे, लेकिन वह 42 स्टूडेंट थे या 41 स्टूडेंट थे सुबह, और अब सिर्फ 37 स्टूडेंट्स। चलिए जी, टाइम ख़त्म हो रहा है और आपकी अगली क्लास का टाइम हो गया है, इसलिए मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर।